हमारे नेवी में जो हादसा हुआ, मुझे आज पता चला कि उसमें हमारे नौसैनिकों ने अपना जीवन खो दिया है। मैं उन बहादुर जवानों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और हम जानते हैं कि त्याग, तपस्या और बलिदान हमारे देश की सेना की तुलना में कोई नहीं आ सकता। उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उनके त्याग की तुलना नहीं हो सकती, उनके बलिदान की तुलना नहीं हो सकती और न ही उनकी तपस्या की तुलना हो सकती है। ऐसे वीर बहादुर जवानों को हम सदा सर्वदा गर्व करते हैं, नमन करते हैं। मैं आया, आते ही मुझे अनिल जी ने कुछ सवाल हाथ में पकड़ा दिए, तो यही चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, तो फिर वहीं से शुरू करें और क्या। आपकी सारी बात आ जाएगी इसमें, सभी सवालों को ले लूंगा मैं। एक सवाल है, वर्तमान प्रधानमंत्री ने घोटालों के खिलाफ कदम नहीं उठा पाए, क्योंकि पाए कि गठबंधन सरकार की मजबूरी बताया। आप उसे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी सरकार ऐसे दबावों से मुक्त रहेगी? क्या ऐसे कानून होने चाहिए, चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन पर रोक लगा दें, वगैरह वगैरह वगैरह। जी जी जी। मेरे पर तो शिकायत ये है कि मोदी एक ऐसा इंसान है, किसी से दबता नहीं है। यही तो शिकायत है मेरे लिए। और कुछ लोगों की तो रोजी रोटी उसी पर चलती है। देखिए, वाजपेयी जी की सरकार भी अल्पमत वाली सरकार थी और गठबंधन के भरोसे चलती थी। उसके बावजूद भी उस सरकार पर ऐसे कोई दाग नहीं लगे थे। अब कोई मुझे बताएं, रेल मंत्रालय तो पूरी तरह स्वतंत्र है, रेल मंत्री भी पूरी तरह स्वतंत्र है। वे तो कांग्रेस के थे, क्यों जाना पड़ा? तो ये गठबंधन दिखना फलाना, इसको मजबूरी कहना, बात साफ है। क्या आपका भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेंस है क्या? और अगर ऊपर बैठे हुए व्यक्ति इन विषयों में आग्रही हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो स्थितियां अपने आप सुधर सकती हैं। और इसलिए गठबंधन को दोष न दिया जाए। जिन मकसद से सरकारें बनाई जाती हैं, उन मकसदों को पूरा करने के लिए सरकार चलनी चाहिए। और मकसद पूरा करने के लिए नहीं चलते तो चलाने की जरूरत क्या है भाई? और सारे बहुत काम है देश सेवा करने के लिए। और इसलिए, लेकिन एक अच्छी बात है, सवाल पूछने वाले ने मान लिया है कि अगली सरकार किसकी होगी। ये भी अच्छी बात है ना? नहीं तो ऐसे सवाल हर किसी को कोई थोड़ा पूछता है। ये तो सरकार ने भी मान लिया है। अच्छा, एक सवाल है, देश का 70% युवा जो गांव में बसता है, उसे रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। आपके पास कोई ऐसी योजना है ताकि उन्हें गांव में रोजगार एवं स्वयं रोजगार के अवसर मिल सके, ताकि शहरों में पलायन न हो?
इस विषय को मैं दो ढंग से देखता हूं। बैठ के एक, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसे हम संकट न समझें, अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझें। हमारी पूरी योजनाओं के मूल में ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कि हमने अर्बनाइजेशन को एक संकट मान लिया। अर्बनाइजेशन को संकट न माने, उसको एक अपॉर्चुनिटी माने, दैट इज वन इश्यू। दूसरा पार्ट है, गांव से लोग पलायन ना हो। गांव से क्यों, कहीं से कोई पलायन ना हो। आवश्यकता तो ये हो जो जहां है वहीं उसके रोजी रोटी का अवसर मिलना चाहिए। रोजी रोटी का अवसर कैसे मिलता है, अब मैं एक उदाहरण से बताता हूं। यहां मैं गुजरात के कोई उदाहरण देता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं निकालना कि मैं गुजरात की बात करने आया, पर यह उदाहरण के रूप में बताना सरल होता है ताकि आपको ध्यान में आए, हाँ भाई ये हो सकता है। हमारे यहाँ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, ये मेनली सूरत उसका सेंटर बना था और गांवों के लोग बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के काम के लिए नौजवान सारे वहां आते थे। पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन एक एक कमरे में 25-25, 30-30 लोग रहते थे और शिफ्ट सिस्टम से वो जिंदगी गुजारा करते थे। हमारे यहां ज्योति ग्राम स्कीम आई, 24/7 365 डेज बिजली हमारे यहां हर गांव में, हर घर में हम पहुंचा सकते हैं। हमारे देश में जब मैं कहीं कहता हूं जाकर के कि गुजरात में 24 घंटे बिजली होती है तो लोग पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन, क्योंकि देश को पता ही नहीं ऐसा सब हो सकता है हमारे। तो मुझे समझाना पड़ता है, 24/7 365 कहना पड़ता है। उसके कारण, और 3 फेज, उसके कारण क्या हुआ, जो सूरत में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो गांव में चले गए और लोग गांव में ही बिजली का कनेक्शन ले लिया और कटिंग पॉलिशिंग शुरू कर दिया। समय मिला तब खेत में चला जाता है, माँ बाप की सेवा करता है, पशुपालन करता है। पहले अकेला डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करता था, माँ भी सीख गई है, भाई भी सीख गया। जब भी मौका मिले कोई भी बैठ जाता है, घिसना शुरू कर देता है। और सप्ताह में एक दिन शनिवार को इतनी छोटी पुड़िया लेकर के चला जाता है अपने गांव से सूरत, हीरे करोड़ों रुपए दे करके फिर दूसरे लेकर कच्चा माल लेकर के आ जाता है। इतनी छोटी पुड़िया में सब माल होता है। आप देखिए, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, पलायन रुक गया। और हमने सर्वे करवाया, 33% शहर की तरफ जाने में कमी आ गई। फिर हमने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की। पहले डॉक्टर गांव में नहीं रहता था, टीचर नहीं रहता था, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की तो उसको इंटरनेट मिल गया, बिजली के कारण टीवी मिल गया, एसी मिल गया, पंखा मिल गया, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल गई। तो उसका लगता है यार शहर की हवा के बजाय यहाँ की हवा तो बहुत अच्छी है, तो गांव में रहने लग गया। डॉक्टर गांव में रहने लग गया, टीचर गांव में रहने लग गया, तो गांव की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव की जड़ें जमने लग गई। अगर हम, और इसलिए एक सोच लेके मैं चलता हूं कि आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। रोजगार के अवसर, एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार की बहुत संभावना है, ऐसा नहीं वो गया बिता है, लेकिन दुर्भाग्य से समय रहते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को जो तवज्जो देनी चाहिए वो दी नहीं। आज भी देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट ही नहीं है। आप टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इस पर हमारा बल नहीं है। प्रोडक्टिविटी हमें बढ़े कैसे, इस पर हमारी सोच नहीं है। और अगर हम वैल्यू एडिशन पर बल दें, कृषि आधारित उद्योग जो वैल्यू एडिशन करें, आप देखिए गांव वाले भी लोगों को कहे कि रोजगार के लिए मेरे गांव में आइए, ये स्थिति
और इसलिए इन चीजों को किया जा सकता है और अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब जैसे हमारे देश में कई राज्य हैं जो कॉटन प्रोडक्ट करते हैं। कॉटन हमारा अच्छा देश का विदेश में प्रोडक्ट है। अब ये हम कितने दिन तक ये कच्चा माल एक्सपोर्ट करते रहेंगे? कॉटन एक्सपोर्ट करके हम हमारे नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू एडिशन करें तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो जैसे हमारी एक 5F फॉर्मूला है, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन। जहां जहां कॉटन होता है वहीं धागा बने, जहां धागा है वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बने और वहीं से विदेश जाए। आप मुझे बताइए रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमारे देश के नौजवानों को कोई एक और विषय है जिसकी मैं विस्तार से, लेकिन मैंने अभी इस सवाल को तो गांव का सब सीमित रखा, लेकिन बहुत कुछ कह सकता हूं। हमारी न्यायपालिका चरमरा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं किसकी भी। हमारी न्यायपालिका चरमरा रही है। यहाँ दशकों तक लोगों को न्याय नहीं मिलता। श्रीमान कहते हैं कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को 20 वर्षों में भी न्याय नहीं मिला। न्यायपालिका में सुधार के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आम आदमी न्याय की उम्मीद कर सकता है? क्या ये बात सही है? जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये हम सबने सुना है। मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी सुनता था, और गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सबने ये कहा है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। क्या उपाय नहीं है? उपाय है। आपको जानकर के खुशी होगी मित्रों, मेरे यहां लोक अदालतों की सैंक्टिटी इतनी बढ़ी हुई है, इतनी बढ़ी हुई है कि लाखों की तादाद में वहां केस आते हैं, निपटारा होता है, और एक व्यक्ति को न्याय पाने का खर्चा सिर्फ 35 पैसे होता है, 35 पैसा। और लाखों की तादाद, और केस का लेवल ये होता है कि कभी कभी समझौता सैकड़ों करोड़ों के हिसाब किताब का होता है, जो अगर कोर्ट कचहरी में जाए तो 40-40 साल तक वो केस निकालना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्थाओं को विकसित किया जाए। हमारे यहां भी काफी पेंडेंसी रहती थी। हमने हिंदुस्तान में पहली बार इवनिंग कोर्ट के कंसेप्ट को लागू किया। इवनिंग कोर्ट कंसेप्ट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर वही, कोर्ट तो चलती है 5 बजे तक, वहीं पर हमको शाम को 6 बजे के बाद दूसरी कोर्ट बिठाना शुरू कर दिया। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गरीब देश है, हर चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तो कितना देर लग जाएगी। तो जो है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे इजाजत दी और उसके कारण इवनिंग कोर्ट चली, करीब 103 इवनिंग कोर्ट चली। और जो गरीब लोग थे और बहुत सामान्य प्रकार के केसेस, तो बेचारे को डेट होती थी तो पूरा धंधा रोजगार ऑटो रिक्शा चलाता है छोड़ करके कोर्ट में जाके बैठा रहना पड़ता था, फिर दूसरी डेट लग जाती थी। ऐसे गरीबों के सारे केस हमने शाम को इवनिंग कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए। तो दिन भर रोजी रोटी कमाता है, शाम को आकर के कोर्ट में बैठ जाता है, जब नंबर लगता है फटाफट निर्णय होते हैं। और लाखों की तादाद में से छोटे छोटे लोग हैं, उनको न्याय मिल रहा है, उनके संकट दूर हो रहे हैं। तो चीजों को अच्छा किया जा सकता है। हमें अपनी व्यवस्थाओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थाओं का कायाकल्प जरूरी है, प्राणवान बनाना आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों ने तो ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी थी, हमने सब उसको बर्बाद करके रख दिया है, और इसलिए हम उसको ठीक कर भी सकते हैं। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत मदद मिल सकती है, बहुत तेजी से कामों को इसमें भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक है युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए आपके पास क्या योजना है? युवाओं को लगता है कि सरकारी नीतियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ये किस सरकार की बात है मुझे मालूम नहीं, सब सरकारों का ऐसा नहीं है।
जिसने सवाल पूछा वो शायद दिल्ली के कहां पूछा होगा, केंद्र सरकार ने कहां पूछा। सब सरकारों का ऐसा नहीं है। हम कहते हैं भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या बिलो 35 है। एक अर्थ में हम बड़े भाग्यवान हैं और इसके लिए आवश्यक है स्किल डेवलपमेंट। सारे विश्व में स्किल डेवलपमेंट एक प्राइम एजेंडा है, सारे विश्व का है जी। हम ही लोग एक ऐसे हैं। एक बार हमारी एनडीसी की मीटिंग थी, डेवलपमेंट का प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। 4-5 साल हुए होंगे शायद। तो उन्होंने अपना भाषण रखा कि हम स्किल डेवलपमेंट के 500 कोर्सेज शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण रखा। फिर मेरी बारी थी, चीफ मिनिस्टर को बोलना था। मैंने कहा साहब आपको जानकारी देता हूं, चाइना में 50,000 है। क्या हुआ होगा बंदा कर सकते, यानी हम इतने पीछे चल रहे। इतना क्या स्किल डेवलपमेंट पर हम जितना बल देंगे, हमारे युवाओं की शक्ति बहुत कम। आज आप देखिए, एक तरफ बेरोजगारी भी चलता है, लेकिन आपके घर में नल का ठीक करना है तो प्लम्बर नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ वायरिंग करना है तो आपको आदमी नहीं मिल रहा है। रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है, ढूंढना पड़ता है यार को भेज देना, उसको क्या भेज दे। क्यों? हमने स्किल डेवलपमेंट करके उनको स्वरोजगारी के लिए जो ताकत देनी चाहिए उसको प्राथमिकता नहीं। ये अगर हम प्राथमिकता दें तो बहुत। दूसरा, पूरे विश्व को द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है। आज दुनिया के पास टीचर्स नहीं है, दुनिया के पास नर्सेज नहीं है। क्या हम सपना नहीं देख सकते हैं कि हम टीचर एक्सपोर्ट करेंगे? आज दुनिया के देशों का टीचर एक्सपोर्ट करो मतलब क्या होता है? एक व्यापारी जाता है तो हो सकता है रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करके ले आएगा, लेकिन एक टीचर जाता है ना तो पूरी पीढ़ी को अपने साथ ले आता है। आपने कहा है कि पीएसयूज की स्थापना औद्योगिकरण में मददगार होने के लिए की गई थी, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी का केंद्र है। आप इस समस्या का समाधान किस रूप से देखते हैं? फिर मैं अपना ही एक्सपीरियंस से बात बताऊं। मैं नया मुख्यमंत्री बना था 2011 में। मैं भाषण लेकर तो हल्की फुल्की बातें करूंगा तो चलेगा ना? है वही अच्छा रहेगा। मीडिया के काम कुछ आएगा नहीं, लेकिन आपको मजा आएगा। हम नए थे। मेरी पहले ही दिन, अभी तो मैं सीएम बना गया और एक 30-35 लोगों का डेलीगेशन आया। हम नए मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे लगा शायद वो माला पहनाने के लिए आया। तो हमने कहा ये भाई क्या बात है? तो उन्होंने तो मेमोरेंडम निकाला। 2-3 एकदम से जोर से फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा क्या हो गया एकदम से? अभी तो मेरा तो 24 घंटा भी नहीं हुआ है। हो क्या गया आपको? तो बोले हमारा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बंद होने जा रहा है, जेएसएफसी, और हम बर्बाद हो जाएंगे। कहाँ जाएं? 25-25 साल वहां नौकरी किया है, कोई जगह नहीं दिखती साहब, बचा लीजिए। अच्छा, हमें भी किसी ने ब्रीफ नहीं किया था कि मामला क्या है, और मैं तो यहाँ दिल्ली में रहता था, अचानक वहां गया था तो मुझे मसला भी मालूम नहीं था जी। हम तो कहा भाई मुझे थोड़ा समय दीजिए। बड़ी मुश्किल से उनको शांत रखा। काफी 2 दिन लोग बड़े रो रहे थे। मैंने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो मैंने अपना माइंड अप्लाई करना शुरू किया। मेरे यहाँ ये जो पीएसयूज थे वो करीब डूबने की कगार पर थे। और आमतौर पर हिंदुस्तान में अनुभव ये कहता है कि पीएसयूज का जन्म ही मरने के लिए होता है।
या तो लुढ़क जाते हैं, ताले लग जाते हैं, या बिक जाते हैं, यही होता है। और उपाय भी दो ही होते हैं, या तो उसको बंद करो या उसको बेच दो, यही होता है। मैंने माइंड अपना किया, मैंने कहा भाई क्या कोई तीसरा अल्टरनेट नहीं होता है क्या? मैंने एक दो मीटिंगें की, हमने कहा भाई वी हैव ए थर्ड अल्टरनेट, और मेरा तीसरा अल्टरनेट है हम हमारे पीएसयूज को प्रोफेशनलाइज करें। अगर हम हमारे इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेशनलाइज करेंगे, इंस्टीट्यूट की तरफ चले, वो अगर बिजनेस यूनिट है तो बिजनेस यूनिट की तरफ चले तो स्थिति बदलेगी। सीएजी का रिपोर्ट 2001-2 का देख लीजिए, गुजरात के पीएसयूज 4000 करोड़ रुपए का घाटा करते थे। 2011-10 का सीएजी का रिपोर्ट देख लीजिए, वही पीएसयूज 4000 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं। मेरे यहां गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इसका ईयरली डेफिसिट था 2500 करोड़। हिंदुस्तान की सभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों का हाल यह था कि हर एक की 50,000 40,000 का घाटा का हर के शहर पर पड़ा था। और एक बार देश के प्रधानमंत्री को लाल किले पर से हिंदुस्तान की सभी राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विषय में चिंता जतानी पड़ी थी, वो याद होगा, तो लाल किले पर से बोला गया था। मेरे यहां 2500 करोड़ रुपीस डेफिसिट थी हर वर्ष। हमने कोई दाम वाम नहीं बढ़ाए, ऊपर से 24 घंटे बिजली देना शुरू किया। इतना ही नहीं, स्कूल वगैरह जो हैं उनको हमने रियायत दी, स्कूलों को बिजली दें, इस प्रकार की व्यवस्था की। उसमें हमने 900 करोड़ और हमने घाटे में डाल दिया। तो 2500 पहले था, 900 हमने फिर और उसमें तिलक कर दिया, टोटल हो गया 3400 करोड़। लेकिन आज एफिशिएंसी बढ़ाने के कारण, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण, लीकेज बंद करने के कारण, प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाने के कारण, फ्यूल सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी लाने के कारण आज हम 700 करोड़ प्रॉफिट करते हैं। यानी सर्विस में भी सुधार हुआ, आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और डेवलपमेंट की पूरी संभावनाएं बढ़ गई। जिस समय मैं गुजरात में पहली मुख्यमंत्री बना था, अभी तो शपथ लेना बाकी था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी बारी है, तो मैं गुजरात गया। तो मेरे पास तो रहने के लिए घर वर तो था नहीं, तो मैंने मेरी पार्टी को कहा, मैंने कहा यार कोई कहीं व्यवस्था कर दो। तो बोले, मैंने कहा गांधीनगर सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा मिल जाए तो देखिए। तो कमरा बुक किया, मैं वहां रहने गया, 2-3 दिन वहां रहना था मुझे। तो जितने लोग मुझे मिलने आए, क्योंकि अखबार वालों को तो पता चल जाता है, तो शुरू हो गया कि मोदी बनने वाले हैं, तो मिलने आने लगे। जितने लोग आते थे मुझे एक ही बात कहते थे, मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को भोजन के समय बिजली मिले, इतना तो करो। ये हाल था मेरे यहां, शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं थी साहब। आज स्थिति यहां से आई है, इसलिए पीएसयूज को भी अगर प्रोफेशनली चलाया जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो वो भी एक रास्ता हो सकता है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ हर बात होनी चाहिए, फिर उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई खेल नहीं होने चाहिए। तो मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों, और आप तो इस फील्ड के लोग हैं, आप तो जानते हैं जिस कंपनी के आगे गुजरात लिखा होता है, शेयर मार्केट में बड़ा ऊंचा नाम होता है। एक सवाल है, आज राज्य केंद्र की कमजोरी बनते जा रहे हैं। सरदार पटेल ने भारत को एकीकृत किया, लेकिन आज राज्यों में राष्ट्रीय सोच की कमी है। क्षेत्रीय पार्टियों में दबाव में न आए, राज्य बना दिए जा रहे हैं। आप राज्यों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का संचार कैसे करेंगे? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। हमारे राज्य हमारे देश की शक्ति है भाई, ये सोच ही गलत है कि हमारे सचमुच में दिल्ली ने गलत सोचा है। अब तक उन्होंने माना कि ये राज्य कुछ आया है और दिल्ली की सरकार कुछ और है। दिल्ली की सरकार राज्यों के बदौलत है।
अगर हम राज्यों के जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो सामर्थ्य है, उसको अगर हम रिकॉग्नाइज करें, और हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उस संघीय ढांचे में हम जितना राज्यों को तवज्जो देंगे, ताकत देंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं जी, देश की स्थिति देखते ही देखते बदलना शुरू हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, कोई राज्य आगे बढ़े तो इनको लगता है मेरा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% होता है और शिवराज जी का 18 हो गया, मारो शिवराज को। ऐसा नहीं चलता भाई, वो 18% ग्रोथ करता है तो आता तो हिंदुस्तान की झोली में है। ये मूलभूत सोच बदलने की आवश्यकता है, और मेरा स्पष्ट मत है, प्रधानमंत्री और दिल्ली में उनकी कैबिनेट, इसको हम संपूर्ण टीम न माने। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री ये रियल में देश चलाने की टीम है, और इसलिए संघीय ढांचे के संबंध में लेटरल स्पिरिट के साथ उसकी इज्जत होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए, और उसका महात्म्य बढ़ते रहना चाहिए। ये ताकत बन जाएगी, ये बिल्कुल ही। और मैं तो इसके आगे भी एक सोच का व्यक्ति हूं, हमें धीरे धीरे जैसे राज्य ताकतवर बने, राज्य आर्थिक रूप से गतिविधि करने वाले बने, ऐसा भी समय आने चाहिए कि हमारे बड़े बड़े महानगर जो हैं, वो भी एक प्रकार से इतने पनपे कि देश की इकोनॉमी के वो ड्राइविंग फोर्स बन जाए। अब आप मुझे बताइए, मुंबई की इकोनॉमी को मूव कौन करता है? क्या दिल्ली से होता है क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है क्या? नहीं होता जी। मेरे यहाँ सूरत, क्या सूरत में गांधीनगर से चलाता हूं क्या? सूरत के अंदर अपना बलबूता है, वो खड़ा हुआ है, चल रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान में 50-100 शहर भी ऐसे बन जाए जो ऐसे वाइब्रेंट इकोनॉमी वाले हो। अब देखिए साहब, देश कैसे चल पड़ता है जी। इसलिए इन चीजों में हमारी शक्ति समझे, हम इसे संकट न समझे। और इसलिए जिस सज्जन ने बुरा ना माने, लेकिन ये तो विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये विचार देश का भला नहीं करेगा। केंद्र और राज्य करों के मामले में आपने अधिकारियों को खोना नहीं चाहते, अधिकारों को शायद लिखा, जिस वजह से जीएसटी लागू नहीं हो पा रही है। स्वीकृत लक्ष्य लागू करने के लिए आपके पास क्या, आपके फील्ड का एक सवाल आया, बाकी एक नागरिक के नाते आपके कंसर्न सही थे, लेकिन ये आपके फील्ड का है, इसलिए मैं कह रहा हूं। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, हम लोग जीएसटी के पक्ष में है। किसी को दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरी वित्त मंत्री जी से बात हो रही थी, तो जीएसटी के संबंध में चर्चा चल रही थी। मैंने कहा साहब, जीएसटी की सफलता का मूल आधार क्या है? तो थोड़ी देर मेरे सामने देखते रहे। मैंने कहा साहब, जब तक इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं होता है, ऑनलाइन ऑपरेशंस नहीं होते हैं, तब तक जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पहली आवश्यकता है। आपने उसको किया है क्या? तो पीएस को बुलाया, अरे भाई ये मोदी जी कह रहे हैं, क्या हुआ है? तो उसने कहा सर उनकी बात सही है, अभी फाइल आई है, अभी हफ्ते में हो जाएगा। मैंने कहा फिर आइए आप। एक बार जो प्राथमिक काम था वो नहीं हुई है हमारे देश में। जीएसटी का बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया है, और इसलिए जो ये आज बार भी पार्लियामेंट में जिस प्रकार से उल्लेख किया गया, किसी के विरोध के चलते जीएसटी नहीं अटका है। जो प्रिपरेशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी तक पूरी हुई नहीं है, और उसी के कारण उस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट की भी आर्थिक स्वायत्ता के विषय है। भारत सरकार का काम रहता है उसको एड्रेस करना चाहिए, उनके क्या कंसर्न है उसको सिंपैथेटिकली देखना चाहिए, क्योंकि हमने
सेंटर और स्टेट ने मिलकर के देश को चलाना है। तो ये बातों की चर्चा लगातार होती रही और हर एक राज्यों की तरफ से, कोई एक राज्य की तरफ से नहीं, हर एक राज्यों की तरफ से हुई है। और लेकिन कभी कभी लगता है बहुत सारे अच्छे काम है वो कुछ लोगों के हाथों से होना ही नहीं है। भाइयों, आपने जितने सवाल मुझे दिए सारे सवालों के जवाब मैंने दिए। जो बोला वो भी मन की ही बात थी। एक विषय प्लीज बैठिए बैठिए। एक बात जो मैं बता करके मुझे, क्योंकि एक अलग और कार्यक्रम में भी पहुंचना है। देखिए, हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको उनकी सैंक्टिटी बनी रहे, उनका जो इंडिपेंडेंट उनका कामकाज है उसका गौरव बना रहे, ये समय की मांग है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों दिल्ली में केंद्र सरकार ने हमारे इन इंस्टीट्यूशंस का इतना इरोजन किया है, इतना उसका नुकसान किया है, जिसके कारण भारत को अकल्प नुकसान हुआ है। एकाध बार कोई व्यक्ति बिगड़ जाए तो उसको ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर व्यवस्था बिगड़ जाए तो उसको ठीक करने में पटरी पर लाने के कई वर्ष लग जाते हैं। सीएजी नाम की इंस्टीट्यूशन कितनी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, और उसका जन्म कब हुआ? देखिए, 1860 में उसका जन्म हुआ। 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद जब अंग्रेजों पर गंभीर प्रकार के सवाल उठे कि तुम यहां से रुपये चोरी करके ले जाते हो, हमारा कुछ करते नहीं हो, तो यहां की जनता को कन्विंस करने के लिए एक व्यवस्था को विकसित किया गया था उस समय। उसके बाद 150 साल हो गए। आज देखिए सीएजी की इस इंस्टीट्यूशन की क्या हाल कर रहा है। अगर चेक बैलेंस सिस्टम नहीं होगा तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? हमारे देश में सीवीसी की व्यवस्था हुई, चीफ विजिलेंस कमीशन, इसकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस कैसे हुई? और पता नहीं कहां से ले आए और कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और कोर्ट को कहना पड़ा कि इसको निकालो। यानी जहां पर सुचिता की जिम्मेवारी है वहीं पर आप ये काम करके रख दो। दूध की कटोरी पर बिल्ली को ही चौकीदार बना दो, दूध कहां से बचेगा भाई? यानी ये जो संस्थाओं को जिस प्रकार से, एक प्रकार से मैं कहूं विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। देश में पहली आवश्यकता है कि हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, उनका प्रभाव कैसे बढ़े, वे परिणामकारी कैसे हो, चीजों को ठीक करने के लिए। और इसमें कोई गठबंधन बीच में नहीं आता है, सिर्फ इरादा चाहिए। इरादा हो, स्थितियां बदली जा सकती। हमारे देश में करप्शन के बाद क्या, इस पर बहुत डिबेट हो रही है। फलाना पाल हो कि टिकना पाल हो, युक्त हो कि अयुक्त हो, सारे शब्द प्रयोग चल रहे हैं। करप्शन न हो इस पर डिबेट को बल नहीं दी जा रही है। होने के बाद क्या हो, इसके लिए सब व्यवस्था। अब आप ऐसे लोग हैं, आप उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो कि जिसमें आप बहुत मदद कर सकते हो, और आप एक ऐसे प्रोफेशन के लोग हो, ये बड़ी कमाल की आपकी इंस्टीट्यूशन है। क्लाइंट को भी आप पर भरोसा और सरकार को भी आप पर ही भरोसा। अब जब भरोसा आप पर भी, सरकार भी कहेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाई किया है ओके मान लो। देखिए साहब क्या गजब है आपकी क्रेडिबिलिटी।
अगर इतना आप पर भरोसा है तो जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है। मैं कोर्ट में तो वकील समझ सकता हूं कि वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए रास्ते खोजता है। आप क्या खोजते हैं? बुरा मान गया क्या? और उसी में से फिर कई बुराइयां जन्म लेती है। अब ब्लैक मनी कहां से आया होगा? तो दूसरी फैक्ट्री में तो उसका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा होता है। अगर हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारियों को संभाला होता, निभाया होता, तो ये नए रास्ते न खोजे गए होते, नए रास्ते न खोजे गए होते, तो विदेशी बैंकों में धन जमा ना होता दोस्तों। और इसलिए जो विदेशी बैंकों में धन जमा भी करते होंगे और कुछ लोग होंगे जो रास्ता भी दिखाते होंगे कैसे लाया जाए, ये लोग कैसे के रास्ता दिखाते होंगे। देश को इस चक्र से बचाना होगा, देश को इस चक्र से बाहर निकालना पड़ेगा। और हम सब मिलकर के आपके इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और उसको अगर हम करें, और अब देखिए कभी लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है ऐसा। अब देखिए हिंदुस्तान में एक छोटा सा अनुभव और पिछले 20 साल का अनुभव, इलेक्शन कमीशन पहले चुनाव की सारी व्यवस्थाएं वगैरह चरमरा गई थी, सब ऐसे ही चलता था जो सरकार में हो। धीरे धीरे करके इलेक्शन कमीशन की एक सेंटिटी बनी। आते तो वही है, सरकार में से ही आते लोग, लेकिन सेंटिटी बनी। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक साथ करोड़ों लोग वोटिंग करते हो और 12 महीना कहीं कहीं किसी न किसी कोने में चुनाव चलता रहता है। आप देखिए एक इंस्टीट्यूशन में 2-3 लोग आते 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 धीरे धीरे करके कितने क्रेडिबल इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप हुई है। सकते हैं कौन कहता है भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते? स्टेट, मेरा स्पष्ट मत है, राज्य पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए, इंडिविजुअल की नींव पर राज्य नहीं चलना चाहिए। अगर स्टेट पॉलिसी ड्रिवन है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप बहुत कम रहता है। हर एक चीज अवेलेबल है, अच्छा भाई देखिए ये लिखा है, ये मुझे मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, तो कह नहीं सकता है इतना दो तो ये कर दूंगा, लिखा हुआ है जी। जितनी अधिक मात्रा में हम पॉलिसी ड्रिवन स्टेट की को चलाने के तरीके ढूंढते हैं, ग्रे एरिया मिनिमम हो जाता है। जीरो इट्स इम्पॉसिबल टू से, क्योंकि स्थितियां कभी कभी बदलती हैं, लेकिन ग्रे एरिया मिनिमम हो जाता है। और जब ग्रे एरिया मिनिमम होता है तो आपको किसी व्यक्ति को निर्णय करने की स्थिति नहीं आती है, इसको दूं इसको ना दूं, आज दूं, नहीं आ सकती। दूसरा टेक्नोलॉजी, हम लोग वनडे क्रिकेट से बड़े परिचित हैं। मेरे यहां वनडे गवर्नेंस चलता है, वनडे गवर्नेंस। आप सुबह नौकरी धंधे पर जा रहे हैं, एक लिफाफे में आपकी एप्लीकेशन और फी डाल के चले जाइए बाहर डिब्बे में, या वहां जो काउंटर पर आदमी बैठा है उसको दे करके चले जाइए। शाम को वापस आ जाइए, आपने जो कुछ भी लिख करके दिया है, जो पैसे जमा किए, आपको जो मिलना चाहिए वो मिलकर के रेडी होता है, घर जाते समय ले जाते हैं। और सारा टेक्नोलॉजी से होता है। करीब 180 प्रकार की सेवाएं कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता के बिना चल रही है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना चल रही है, ह्यूमन फेस की जरूरत नहीं पड़ती, काम हो जाता है। नौकरी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, सब जानते हैं। किसी को भी इंटरव्यू कॉल आता है तो सबसे पहले क्या करता है, इंटरव्यू में कॉल में सफल कैसे होना, इसके लिए मेहनत नहीं करता है। सिफारिश किसकी चलेगी, किसका कुर्ता लंबा है, किसका कुर्ता पकड़ गया तो काम चलेगा, यही सोच होता है। कोई मुझे बताए क्या जरूरत है। हमने कंप्यूटर को पूछा, टॉप मोस्ट 13,000 कौन है, 13,000 निकाल दो, उसमें रिजर्वेशन जो था उसको निकाल दो, महिलाएं कितनी, दलित कितने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह सब उस हिसाब से लगा दिया। कंप्यूटर को कहा कि तुम इनको नौकरी दे दो,
नो इंटरव्यू नथिंग, 13,000 टीचर को उनके घर ऑर्डर चला गया, कोई करप्शन नहीं हुआ। अब इन चीजों को, और मैं तो इस मत का हूं, मैं नहीं जानता था, मैंने कभी जिंदगी में कोई इंटरव्यू लिया नहीं है, लेकिन जो इंटरव्यू लेते हैं ये 2 मिनट में कैसे परखते हैं यार। वो आता है, वो सवाल पूछते जाता है और नौकरी देते। यानी ऐसी चीजें, ये करप्शन करने के रास्ते खोज के लोग, गरीब आदमी इसी में मरता जा रहा है जी। टेक्नोलॉजी कितनी मदद करती है। गुजरात और महाराष्ट्र, हमारे यहाँ चेक पोस्ट है, महाराष्ट्र में चेक पोस्ट है। एक ही हाईवे पर उनका भी चेक पोस्ट है, हमसे 2 किलोमीटर, हमारा भी चेक पोस्ट है। जो व्हीकल हमारे चेक पोस्ट पर आता है वही व्हीकल उनके चेक पोस्ट पर आता है। जितना रेट हमारे यहाँ उतना ही रेट उनके यहाँ है, लेकिन उनसे हमारी 700 करोड़ इनकम ज्यादा है। क्यों? टेक्नोलॉजी है। मेरी चैम्बर में मैं देख सकता हूं वहां क्या चल रहा है। बलसाड़ के पास उस चेक पोस्ट को मैं देख सकता हूं, और इसलिए वहां बैठा हुआ आदमी को मालूम है कि गाड़ी का नंबर समेत सब रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे बताइए, करप्शन के उपाय है कि नहीं है जी? तो क्यों? देखिए भाई, क्यों ये देश चोरों का देश नहीं है भाई, ईमानदार लोगों का देश है। एक विश्वास के साथ हम चले, स्थितियों को बदला जा सकता है।